सवाल भी, बवाल भी, जवाब भी ओबीसी से संबंधित हैं। आइए जानते हैं। नवल किशोर कुमार से। भारत की सियासत में जाति का ताना बाना कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है कि जाति नहीं जाति। कहना होगा कि भारत में जाति एक सच्चाई रही है। सभी यह मानते भी हैं, यानी इस एक बात पर कहीं भी किसी भी वर्ग में कोई मतभेद नहीं है। एक बार फिर जाति का सवाल मुखर हो गया है। कारण है कि जल्द ही भारत सरकार जनगणना शुरू कराने जा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार के ऊपर जातिगत आधार पर जनगणना कराए जाने का दबाव बनाया जाने लगा है। लगभग ऐसा ही दबाव वर्ष 2011 में जनगणना के पहले भी बनाया गया था और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने इसे मान भी लिया था। लेकिन तब जो जातिगत जनगणना कराई गई, उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। ये आज तक रहस्य ही है। लिहाजा एक बार फिर से मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। अनेक राजनीतिक दलों, जिनमें सरकार में साझीदार दल भी हैं, यह मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वे इस मुद्दे पर आर पार के मूड में हैं और किसी भी सूरत में इस मांग को मनवाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें इस मांग को मुद्दा बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरने की नौबत का सामना करना पड़े। लेकिन इस बार का नजारा थोड़ा अलग है। केंद्र में एनडीए की सरकार है। मांग करने वालों में उत्तर भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों के अलावा दक्षिण भारत से भी आवाजें मजबूती से उठ रही हैं। स्वयं एनडीए इस मुद्दे पर दो फाड़ होता दिख रहा है। मसलन एनडीए के घटक जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना चाहता है। एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो वो बिहार में अपने बूते जातिगत जनगणना कराएंगे। इस सवाल पर बिहार में उन्हें मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल राजद और कांग्रेस का साथ भी मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सपा की ओर से इस मांग को चुनावी मुद्दा तक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बाबत मांग तेज कर दी है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में इसे लेकर पहल स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कर रहे हैं। फिलहाल जो दृश्य है, उसके हिसाब से गैर भाजपाई ओबीसी नीतीश कुमार जैसे एनडीए वाले भी एक सुर में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लगता नहीं कि केंद्र में आरूढ़ मोदी सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर पाएगी। बहरहाल ऐसे में सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो क्या ये सभी पार्टियां एक साथ राजनीतिक ताकत बनकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगी? उसके पहले सवाल यह भी कि क्या यह ऐसा सटीक मुद्दा है जिसके कारण ओबीसी के लोग गोलबंद हो सकेंगे? कहना न होगा कि ओबीसी की लामबंदी अब तक तो सशक्त ही रही है। सियासी गलियारे में ओबीसी को यह बताने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं कि जातिगत जनगणना से सबसे अधिक नुकसान ओबीसी को ही होगा। कहा यह जा रहा है कि यदि आंकड़े सामने आए तो यह मुमकिन है कि ओबीसी की समृद्ध जातियां और पीछे रह गई जातियों के बीच तनाव बढ़ेगा और इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। एक तरह से यह बताने की कोशिश हो रही है कि यथास्थिति को कायम रखा जाए ताकि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को टाला जा सके। सरकार का मन मिजाज भी फिलहाल यही है। लेकिन इस पूरे मामले में यह बात महत्वपूर्ण है कि आरक्षण, जिसका कि उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में किया गया है, के लागू होने के कारण समाज में हालात बदले हैं। हालांकि अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के स्पष्ट प्रावधान के कारण इन वर्गों को आरक्षण देश में संविधान लागू होने के साथ ही मिलने लगा था।
लेकिन अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षण का उल्लेख नहीं होने के कारण सरकार को पहले काका साहेब कालेलकर आयोग बनाना पड़ा और बाद में बीपी मंडल आयोग। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट को भारत सरकार ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकी और रिपोर्ट समर्पित किए जाने के करीब 10 साल बाद उसे लागू करना ही पड़ा। इस प्रकार ओबीसी को आरक्षण पाने के लिए 40 साल तक इंतजार करना पड़ा। अब चूंकि सियासत में इंतजार का एक रूप संघर्ष भी होता है, यही हुआ भारतीय राजनीति में। आरक्षण को लेकर पहले लोहिया ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। फिर बिहार में अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 90 और 10 का आंकड़ा दिया था और कहा कि 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। बाद के दिनों में कांशीराम ने दलित ओबीसी एकता के लिए पहल की और 85% की बात कही। उधर 1970 के दशक में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश आदि, जो भारत के बड़े राज्य हैं, की राजनीति तेजी से बदलने लगी। पिछड़ा वर्ग मजबूत हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि 1977 में जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनी, पिछड़ा वर्ग का दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें मंडल कमीशन का गठन करना पड़ा। इस आधार इतना तो कहा ही जा सकता है कि ओबीसी वर्गों को अपने आरक्षण के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है और इस संघर्ष ने देश की सियासत को भी बदला है। मौजूदा दौर में हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री तक को अपनी जाति का उल्लेख करना पड़ता है। उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ती है कि वे ओबीसी समुदाय से आते हैं। अभी हाल ही में जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल हुआ, तब भाजपा की ओर से इसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है कि मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं। इस तरह यह तो तय है कि यदि भारत सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो ओबीसी वर्ग चुप नहीं बैठेगा, वो संघर्ष करेगा। उसके लिए संघर्ष करने से यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। हालांकि यह बदलाव कितनी तेजी से होगा, इसका आकलन फिलहाल तो जटिल ही है। इसकी वजह यह भी है कि चुनाव के मौके पर बिखराव होना ओबीसी वर्ग का इतिहास रहा है। इन सब के बावजूद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ओबीसी का मुद्दा आने वाले दिनों में हर हाल में राजनीति के केंद्र में रहेगा। यदि जातिगत जनगणना करा दी जाती है तो निश्चित तौर पर ओबीसी जातियों के बीच भी हलचल मचेगी, लेकिन इसका एक सुखद परिणाम यह भी संभव है कि विकास के क्रम में जो पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा।